तो जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो वांग था वो अपने वॉशरूम से बाहर की ओर निकल रहा था, तभी वहाँ से गुजरते हुए मिस मियाओ जा रही थी और दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं। तो मिस मियाओ कहती है या तो तुम हो, और हम देखते हैं कि जो वांग होता है वह उसके साइड से होकर निकलते हुए कहते जाता है कि सॉरी एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दें। और हम देखते हैं यहाँ पे मिस मियाओ के अंदर से कुछ चीज़ों को फील कर पा रही होती है और वांग यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहते हुए जाता है कि सचमुच में यार ड्रिंक करना बहुत बड़ी मुसीबत की चीज़ है। और यह सचमुच में यह जो पैलेस है, यह मतलब जो टावर है सानफेन, यहाँ पर तो जगह जगह पर कदम कदम पर एक एक मछलियाँ डोल रही होती हैं। मैं कब किससे भाग जाऊँ कुछ पता नहीं। और फिर हम देखते हैं कि हम इसमें आओ तो बस उसे घूर कर ही देख रही होती है, क्योंकि इसके जो हमेशा बात करती रहती है दाओ सन की, शायद वो इस चीज़ के इस एनर्जी को इसके अंदर से फील की होती है। वांग वापस से अपने रूम में आ चुका होता है जहाँ वे लोग पी रहे होते हैं। आते हुए कह रहा होता है कि ये लो सेकंड ब्रदर, इसे वो अपने पास रख लो। और हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर डू कह रहा होता है कि अरे यार आओ जल्दी और मेरे साथ पीते रहो। और यहाँ रूचेंग कह रहा होता है कि चलो तुमने इतनी देरी की है, इसके लिए सज़ा के तौर पर 3 कप और पियो। तभी हम देखते हैं इस टावर की जो मालकिन होती है वह आते हुए कह रही होती है कि ओ माय लॉर्ड यंग मास्टर, आखिरकार क्या हुआ, आपने सुंदरियों को वापस क्यों भेज दिया, कि आपको कुछ पसंद नहीं आया। तो हम देखते हैं यहाँ पे रुचेक कह रहा होता है मिस लेडी ली, आखिरकार आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वह और भी चिपकते हुए इसके सामने आ रही होती है, कह रही होती है कि आपने उन लड़कियों को वापस क्या भेज दिया, आप क्या किसी बात से नाराज हो गए। तो यहाँ पर रुचेक कह रहा होता है पहले तो तुम पीछे हटो, थोड़ा दूर होकर बात करो। और फिर वो अपने नखरे दिखाते हुए कह रहा होता है कि क्योंकि वह लड़कियाँ जो थी वह बहुत ही साधारण है, मैंने आपके यहाँ पर टावर में ना जाने कितने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन आज तक आपने मुझे कभी भी मिस मियाओ से नहीं मिलाया है। तभी हम देखते हैं कि इनके रूम में यहाँ पर मिस मियाओ की एंट्री होती है और कहती है कि क्यों ना इस चीज़ को आज पॉसिबल कर दिया जाए। और हम देखते हैं उसका एंट्री लेते हुए वांग भी उसकी ओर तिरछी नज़र से देख रहा होता है। और तभी रुचेन कहता है कि क्या मैं नशे में तो नहीं हूँ ना। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस मियाओ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, वो अपने ऑरे को फैला रही होती है और वह अंदर की ओर आते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है कि लेडी ली ने मुझे रोक रखा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उस वक्त मिलना नहीं चाहती थी, अच्छे मूड में नहीं थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रुचेन कहता है कि वाह, आज लगता है कि मेरा पैसा वसूल हो चुका है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद आखिरकार मैं आपसे मिल ही पा रहा हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर मिस मियाओ देखते हुए कह रही होती है कि मास्टर सचमुच में काफ़ी शानदार है और खूबसूरत और खर्चीले भी हैं, कौन सी औरत आखिरकार आपको लंबे समय तक विरोध करके रह सकती है। और हम देखते हैं वो वांग के बगल से गुजरते हुए जा रही होती है और कह रही होती है कि लेकिन लगता है तुम मुझे उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं करते हो। और हम इधर देखते हैं जो ठरकी सिंगल होता है वह कह रहा है नैनो से नैना मिले। और हम देखते हैं उसके ऐसे हरकतों को देखकर ब्रदर डू जो होता है उसे तो उठाकर लेकर जा रहा होता है। और दूसरी ओर जो रुचेंग होता है वह कह रहा होता है मैंने कभी भी किसी औरत के पीछे इतना लंबा समय तक समय नहीं दिया है और ना ही इतना कभी खर्च किया है। मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि जब से मैं दाओ एकेडमी में आया और उसके बाद जब से इस टावर में एंट्री ली है और जब से एक बार भी आपको देखा है, उसके बाद से मैंने जितनी एकेडमी में समय नहीं बिताई है उससे ज़्यादा आपसे मिलने के लिए इस टावर में समय बिताया है। तो आखिरकार आप कैसे कर सकती है। और उसके करीब जाकर कह रहा होता है आप यह कैसे कर सकती है कि मैं आपसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ। और वह अपने हार्ट की ओर अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि मेरा जो दिल है ना सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। ये सुनकर मिस मियाओ कहती है ओहो यंग मास्टर, आपका जो हार्ट है वह काफ़ी सॉफ्ट है और यह स्पष्ट है कि वह बहुत ही नाजुक है, लेकिन आपके जो शब्द हैं वह काफ़ी ज़्यादा मधुर है। और हम देखते हैं वह और भी मतलब अपने चाम को फैलाते हुए कर रही होती है कि लेकिन मियाओ देख सकती है कि आप उब चुके हैं, मतलब कि इस सब चीज़ से बोर हो चुके हैं। तो ये सुनकर यहाँ पर रुचेंग जो होता है वो थोड़ा तिरछी नज़र करके पीछे की ओर देखता है कि कौन बंदा यार इसकी एंट्री से खुश नहीं हो रहा है जो इस तरह की ये चीज़ें कर रही है। और इसकी नज़र सीधे यहाँ पर वांग की ओर जाती है जहाँ वांग खड़े होकर कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ घर जाकर, मुझे अभी ऐना के लिए खाना भी बनाना है। हम देखते हैं सुनकर यहाँ रुचेंग कहता है कि थर्ड ब्रदर, आखिरकार आप घर खाना पैक करके क्यों नहीं ले जाते हैं, प्लीज़ खाना पैक करवा लें। हम देखते हैं यहाँ पीछे की ओर से डू भी निकलते हुए कहता है अरे हाँ थर्ड ब्रदर, तुम्हारे द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसे मेरी बॉडी भी नहीं झेल सकती है, कम से कम उस बच्ची पे तो दया करो। और हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की ऐसे बकवासें सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है ठीक है अपना बकवास बंद करो चलो। और हम देखते हुए लोग जाते हुए कह रहे थे हाँ हाँ जा रहे हैं। और वांग कह रहा होता है कि मेरे खाने पकाने की स्किल मेरी मार्शल आर्ट की तरह कभी नहीं छूटेगी, वह धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस मियाओ अपने फिंगर से किसी तरह की चीज़ को वांग के पीठ पर टैप कर देती है, मतलब कि एक डिटेक्टर की तरह, या फिर कुछ अपने पंखुड़ी के कुछ एसेंस को छोड़ी होती है इसके पीठ पर। और हम देखते हैं वह उसको छोड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए कह रही होती है कि मुझे थोड़ी देर और देखने दो, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, अगर तुम वह डाओ चाइल्ड हुए तो तुम्हारे अंदर जो जेड होगा वह वहाँ पर अंकुरित हो जाएगा, अगर जेड अंकुरित नहीं होता है तुम्हारी बॉडी में तो यह मैं समझ लूँगी कि तुम बस खाली हमारे वाइट बोन क्लैन के मतलब कि पोषण के तौर पर काम आओगे, एक बलि के तौर पर। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जो कि उस सिटी के बाहरी इलाके पर होता है जहां ये सभी लोग ब्रदर डू को अलविदा कहने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ ब्रदर डू शराब के मटके को गिराते हुए कह रहा होता है कि अब चलो गोल मोल बातें करने की बजाय हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर हम फिर किसी दिन अपने एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मार्शल आर्ट की दुनिया में हम एक दूसरे के ताकत के बिल्कुल पीक पर मौजूद होंगे, मतलब कि जितना मैं पावरफुल होऊंगा उतना ज़्यादा तुम लोग भी पावरफुल उस समय तक हो चुके हुए होंगे। और फिर हम देखते हैं कि वांग अपने पास से उस बुक को निकाल रहा होता है जिसे उसने मॉडिफाई किया होता है और उस मार्शल आर्ट के बुक को वह सीधे डू को दे देता है। तो डू जब उस मार्शल आर्ट टेक्निक्स को पढ़ने लगता है तो कहता है कि थर्ड
ब्रदर ये क्या चीज़ आपने बना दी। तो रुचेन भी देखते हुए कह रहा होता है मुझे भी तो देखने दो, मुझे भी तो देखने दो। और जब वो उसे देख लेता है तो कहता है ये क्या, ये तो बॉडी की कल्टीवेशन टेक्निक्स है, मुझे इससे दूर रखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं डू कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यह कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम इसे 2-3 बार पढ़ लेते हो तो तुम इसे बिना सीखे अपने आप को नहीं रोक पाओगे। यह बहुत ही बढ़िया और अच्छी बुक है मार्शल आर्ट की। कहता है कि बिग ब्रदर क्या आप इस चीज़ को एक बार रीड करना चाहेंगे, यह आपको भी पसंद आएगी। तो हम देखते हैं बिग ब्रदर कह रहा होता है कि नहीं, मैं तो अपने अभी मेरिडियंस को कल्टीवेट करने पे ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए मुझे और भी कल्टीवेशन पाथ को नहीं देखना चाहिए, मैं अपने पाथ से भटकना नहीं चाहता हूँ। यह सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और वह उन लोगों से कह रहा होता है आपने मुझे ये दे दिया है ब्रदर वांग, तो फिर आप इसका क्या करेंगे, मतलब आप कैसे कल्टीवेट करेंगे। यह सुनकर वांग कहता है चिंता मत करो, यह जो इसे है ना वो मैंने तुम्हारी टेक्निक से ही मॉडिफाई करके तुम्हें दिया हुआ है, मेरे पास इसकी और भी कॉपियाज़ पड़ी हुई हैं। तो ये सुनकर वह खुश हो जाता है, वह उसे अपने पास रखते हुए कहता है कि ठीक है, हालांकि मैं आपके जितना स्वॉर्ड में तो पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मतलब मिलिट्री कल्टीवेशन में मैं आप लोगों से आगे निकल सकता हूँ, कल्टीवेशन लेवल्स में कल्टीवेट करके खुद को और भी पावरफुल बना सकता हूँ। यह सुनकर वे सभी एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, और जो यहाँ डू होता है वह जुनून में आते हुए कह रहा होता है ठीक है, तो चलो हम सभी सिन्नान में मिलते हैं। और वे सभी भाई भी एक दूसरे के साथ अपने पंचेज को टकराते हुए कर रहे थे, हाँ हम सभी सिन्नान में मिलते हैं। और यहाँ राइटर के द्वारा बताया जाता है कि यह जो वांग है और अन्य सभी लोग हैं, और ये लोग जो है ना जुआंग राज्य के अंदर में पुलवुड सिटी में रहते हैं। तो ये जो जुआंग राज्य है इसकी राजधानी है सिन्नान, जहाँ ये सभी लोग मिलने की बातें कर रहे हैं। और वहाँ पर जो ब्रदर डू है जाकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं उस सैन्य मार्शल आर्ट मार्च में, इसीलिए वह वहाँ पर जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ब्रदर डू की नज़र नीचे पड़ती है जहाँ पर एना भी कर रही होती है, हाँ और मैं भी। और हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देख, यहाँ पर उसे ब्रदर डू अपने गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो फिर एक साथ करते हैं, हम ठीक एक साथ मिलेंगे, और वो भी सिन्नान में मिलते हैं। और हम देखते हैं ये लोग इसी तरह एक दूसरे को चेयर कर रहे होते हैं, हाँ हाँ। और उसके बाद जो ब्रदर डू होता है वो अपने घोड़े पर सवार हो जाता है, उन्हें यहाँ पर बाय बाय कर सीधे वो यहाँ से निकल चुका होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे राइटर बोल रहा होता है उस समय ना हवा थी ना बारिश थी, बादल धीरे धीरे छट रहे थे, और जो शरद ऋतु थी वह समाप्त होने वाली थी, मतलब कि ठंडी के मौसम खत्म होने वाली थी। और यहाँ पे एक ड्रैगन को भी दिखाया जा रहा होता है, और यहाँ पे इसे याद करते हुए वांग अपने मन में कह रहा होता है कि 4 आत्माओं की जो शारीरिक शक्ति है उसे यहाँ पर मैंने वाइट पॉन टेक्निक के साथ अपनी बॉडी में मर्ज कर लिया है। और यहाँ पर जो सिंदूरी बर्ड होती है उसकी शरीर को खाने से, मतलब कि उसके रिफाइन करने से बॉडी कठोर होती है, क्योंकि उसके अंदर फायर एनर्जी भरी हुई होती है। और जो काला कौवा का मांस होता है वह ब्लड को पोषित करने के काम आता है। और जो नीला ड्रैगन की एनर्जी होती है वह रक्त को और भी मजबूत करती है, और साथ में लकड़ी जो होती है वह त्वचा को और भी ज़्यादा कठोर और उपयोगी बनाती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है वांग तो कल्टीवेशन कर रहा होता है, और वह धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोलते हुए कह रहा होता है कि प्रत्येक अभ्यास के साथ मुझे लगता है कि मैं डोंगटिंग पैलेस के अंदर जो दाओ युआन अधिक और भी जीवित होते जा रहा है, मतलब इसके अंदर लाइफ एनर्जी बढ़ती जा रही है, जो मुझे यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को और भी बढ़ाने में मदद कर रहा है। और मुझे अपनी नींव को जल्द पूरा करने में और कुछ ही समय बचा है, मतलब कि जल्द ही इसका बेस जो है वह स्टेबल हो जाएगा और यह काफ़ी अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाएगा। तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं, तो वह सामने रुचेन को देखता है, उसे देखकर वह चिल्लाता है, अचानक से उसे देख लेता है उस तरह। तो और हम देखते हैं जो रुचेन होता है वह चिल करके मस्त अंगूर खाते हुए कह रहा होता है अरे थर्ड भाई, तुम अगर यहाँ पर अपने बॉडी को रिफाइन करते हो तो उस समय इस तरह नग्न क्यों हो जाते हो, नंगा होकर क्यों रिफाइन करते हो। तो वांग अपनी इज्जत छुपाते हुए और पैंट पहनते हुए कह रहा होता है शरीर को निखारते समय पूरा शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए कपड़े उतारना जरूरी है, तुम मेरे कमरे में इस तरीके से कब घुस गए। तो वहाँ पर रुचेन कहता है लगभग आधे घंटे पहले जब आप कल्टीवेट कर रहे थे, तो आपको इतना कल्टीवेशन में डूबे हुए देख मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पर फिर वांग कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आए हो, तुम यहाँ बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीखते। वो देखो वो अपनी कल्टीवेशन में किस तरीके से बिजे हुए हैं, वह अपने वेंस को, नसों को अवेक करने में लगे हुए हैं, और तुम सिर्फ खाते पीते हो और इधर उधर कूदते रहते हो। तो रुचेन कहता है कि जिंदगी छोटी है भाई, मैं तो कहता हूँ कि समय रहते इसका आनंद ले लिया जाए जितना हो सके, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर रुचेन अंगूर खाते हुए कह रहा होता है कि लेकिन ब्रदर जब तक आप मुझे अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस में इस तरह से बुलाते रहेंगे और मुझे अपने आप को हराने नहीं देंगे, तब तक मैं यहाँ पर अपने इस प्रैक्टिस को छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए क्या आप यह नहीं चाहते कि मैं परेशान ना रहूँ, तो आप मुझसे एक बार हार क्यों नहीं जाते हैं, एक बार बस अपने उस पर्पल की वाई टेक्निक का उपयोग करते हुए मुझसे हार जाएं। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके ऐसे मक्खन लगाते हुए देख वांग अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है, कहता है कि इसके बारे में तो बस तुम सिर्फ सपने देखो, यहाँ पर यह बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर तलवारबाजी भी प्रैक्टिस ना करवाऊँ तो तुमसे यह भी छूट जाएगी और तुम और भी ज़्यादा कोढ़िया और कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए जब तक तुम्हें मुझे हराना है तो इसके लिए तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करके इन सभी चीज़ों को हासिल करना होगा। और वो अपने नोटबुक में टिक लग रहा होता है कि उसने क्या क्या काम कर लिए हैं, क्या क्या काम अभी तक बाकी हैं। और वह वहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि
जो बिग ब्रदर है वो अपने मेरिडियन पिल्स को खरीदने के लिए अपने पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, लगभग वो इकट्ठा कर चुके हैं। और जो सेकंड ब्रदर है वो तो मतलब कि मार्शल आर्ट आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसको कर रहा है दिन रात, और अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है, अपने ब्लड में फ्लो करा रहा है ताकि मेरिडियंस को ओपन कर सके। अगर मैं जल्दी नहीं करता हूँ और अपने आप को और भी ज़्यादा ट्रेन नहीं करता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर उन लोगों से पीछे रह जाऊँगा, वे लोग मुझसे आगे निकल जाएँगे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर हमें उसके घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वह रुचिन के साथ शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वे लोग क्लास करने जाते हैं, क्लास करने के बाद वह रात में नैना को पढ़ा भी रहा होता है, और हम देखते हैं पत्ते गिर रहे होते हैं पेड़ से, इसी तरह से मौसम बीते जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर ये लोग जब छुट्टी हो चुकी होती है तो बाहर आ रहे होते हैं, तो रुचिन कह रहा होता है बिग ब्रदर बिग ब्रदर। तो बिग ब्रदर कहता है कि थर्ड ब्रदर और फिफ्थ ब्रदर आप लोग। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये लोग कहीं जा रहे होते हैं, तो ये लोग जाते वक्त वांग बात कर रहा होता है कि डीन ने हमें एकेडमी में आज सभी को सिटी लॉर्ड के पैलेस के सामने इकट्ठा होने के लिए बुलाया है, लगता है वो किसी तरह की घोषणा करने वाले हैं। तो बिग ब्रदर बताता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही तीनों सिटियों के बीच में एक दाव डिबेट होने वाला है, और यह जो प्रतियोगिता होने वाला है वह फेंगली सिटी में आयोजित किया जा रहा है। और फिर राइटर के द्वारा हमें कुछ बातों को बताया जाता है कि कहा जाता है कि जो ये तीनों सिटी हैं जो कि दाव डिबेट को करते हैं, वे एक जैसे मतलब कि एक दूसरे से अपने पावर्स को दिखाने के लिए और अपने लोगों के कौशल को, आर्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये प्रतियोगिता करवाते हैं। और वे लोग सिटीज़ में मतलब कि अपने अपने काउंटीज़ में नंबर 1 स्थान पर आना चाहते हैं, इसलिए वे करते हैं। हालाँकि यहाँ पर इस राज्य में 5 सिटी मौजूद है, जिनमें है दाइसन काउंटी, गिंगलान काउंटी, बाइलू सिटी और भी नॉर्थर्न विंड, स्नो फॉर्म सिटी, इस तरह से करके और भी 5 सिटी मौजूद है। लेकिन यहाँ मेन 3 सिटीज़ हैं जो कि इन टूर्नामेंटों में टॉप पर रहते हैं और उन्हीं का नाम लिया जाता है, जिनमें है वांगजियांग सिटी, फेंगली सिटी और मैपलवुड सिटी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधे उस एरिया पे ले जाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड का एरिया होता है, जहाँ पर फाइटिंग के लिए अरीना को सेट किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी बंदे भीड़ में पहुंच चुके होते हैं, और वांग कह रहा होता है आखिरकार डीन जब यहाँ पर हमारे सिटी में ट्रांसफ़र होकर आए हैं उसके बाद से उनका ये पहला मुकाबला है जहाँ पर वे इस आयोजन में देखने के लिए आए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर बिग ब्रदर भी कहता है कि हाँ, यहाँ पर मास्टर और साथ में जो हमारे सिटी लॉर्ड है वे दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो यहाँ पर इस बार के मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और भव्य होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर को जो कह रहा होता है कि हमेशा की तरह दाव एकेडमी से भाग लेने के लिए फर्स्ट ईयर के 2 और थर्ड ईयर के 2 और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंटों में से 2 का चयन किया जाता है। जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का मैच जीतेगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बीच में जो मैच होगा उसमें वो जीतता है तो उसे 10 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। अगर थर्ड ईयर वाले बच्चे जीतते हैं तो उन्हें 20 मिलेंगे, और फिफ्थ ईयर वाले बच्चे जीतते हैं तो उन्हें 50 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर हम देखते हैं सिटी लॉर्ड भी कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर साफ-साफ कह देता हूँ, तुम्हें जीतना होगा किसी भी कीमत पर। बाद में मुझे मत दोष देना कि तुम्हें रिवॉर्ड मिला या फिर कोई पनिशमेंट। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वांग जो कि इन सभी की बातों को सुनकर कह रहा होता है कि एक मैच जीतने पर 10 डाओ मेरिडियन पॉइंट्स मिल सकते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों में से, क्योंकि यह फर्स्ट ईयर का इनर स्टूडेंट है। और यहाँ पर साथ में मेरा मुकाबला जो होगा वो बाकी सिटी के कल्टीवेटरों के साथ होगा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो जो सिंगल बंदा होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर इस बार फर्स्ट ईयर से कौन भाग लेने वाला है, आखिरकार कौन होगा जो इस पर पार्टिसिपेट लेगा। तो हम देखते हैं बिग ब्रदर कह रहा होता है कि भाई हुआंग, क्या आपने कभी यहाँ पर थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के मतलब इस डिबेट में भाग लिया है आपने? तो ये सुनकर वह कहता है कि मैं थर्ड ईयर में नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर में पहली बार जब यहाँ पर आया था तो मैंने लिया था, और मैं टॉप 3 में भी आया था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों में से, और मुझे फायर एलिमेंट का मतलब टैलेंटेड बंदा कहा जाता था। तो हम देखते हैं उसको ऐसा फेंकते हुए देख के यहाँ पर रुचेंग हंसते हुए कहता है, तो फिर फायर एलिमेंट के टैलेंटेड बंदे तो अभी तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? और वांग भी कह रहा था हाँ सचमुच में आप तो वैसे नहीं लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर वो उदास हो जाता है और कहता है कि क्योंकि बाद में जाकर मुझे शराब पीने और महिलाओं के साथ समय बिताने की आदत लग गई, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन धीरे-धीरे छूट गई। हम देखते हैं बिग ब्रदर भी कह रहा था थर्ड ब्रदर तुम्हें इसे देखकर कुछ सीखना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर इस बंदे से टकराते हुए निकल रहा होता है, तो ये सुन देखकर वो कहता है ओए क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो? हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बिग ब्रदर होते हैं झांग, जो कि यहाँ पर कह रहे थे शांत हो जाओ, और उसे देखकर ये अभी शांत हो जाता है, कहता है कि ओह! तो बिग ब्रदर झांग आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? क्या आप यहाँ पर डीन की नज़रों से छुपने की कोशिश कर रहे हैं? तो ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें? हम देखते हैं सुनकर वो अपने कंधे को पोंछते हुए कह रहा होता है कि हालाँकि मैं यहाँ पर डीन के ध्यान को केंद्रित नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जानबूझकर मैं इस ओर आ गया हूँ। बिना मतलब के आखिरकार कौन लड़ना चाहता है? फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अरीना होती है वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ, हमारी एकेडमी के थर्ड ईयर स्टूडेंटों में से इस बार जो भाग लेने वाला है वह झांग है। हम देखते हैं सुनकर वो अपने माथा पकड़ लेता है और कहता है यह बहुत ही सचमुच में दबाव वाला काम है। हम देखते हैं उसे ऐसा रिएक्शन देते हुए देख डीन कहते हैं कि
क्या तुम्हें यहाँ पर इससे किसी तरीके का दबाव महसूस हो रहा है तो तुम साफ-साफ कर सकते हो। तुम्हारे फैसले को एकेडमी मना नहीं करेगी। तो ये सुनकर वह कहता है नहीं, हालाँकि मुझे मालूम है कि मुझे थोड़ा-सा दबाव महसूस होगा इस फाइट में मतलब कि जान लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपना फुल पोटेंशियल दूँगा इस फाइट में। तो फिर आप देखते हो ऐसे बोलते हुए देख ये बंदा कह रहा होता है कि बिग ब्रदर आखिरकार आपने यहाँ पर डीन की बातों को मान लिया, तो क्या आप यहाँ पर इस बार नंबर 1 आने वाले हैं ना? तो ये सुनकर वह कहता है कि यहाँ पर मेरे से भी और भी पावरफुल बंदे हैं, लेकिन वह यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं तो यहाँ पर मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सुनकर वांग कहता है क्यों? आखिरकार वे कहाँ गए हुए हैं? ब्रदर्स जो आपके से भी पावरफुल है। तो ये सुनकर वो कह रहा होता है कि जो यहाँ पर 9 ग्रेट डीमन्स है ना, उनमें से एक हार्ट ईटर डीमन है, उसका पीछा करने के मिशन पर वे गए हुए हैं। ये सुनकर हम देखते हैं इन बंदों की काँप जाती है कि हार्ट ईटर डीमन जो कि 9 ग्रेट डीमनों में से एक है। और फिर हमें 9 ग्रेट डीमनों के बारे में बताया जाता है, जिनमें एक है लापरवाह डीमन, दूसरा है भुक्कड़ डीमन, तीसरा है नशेबाज डीमन, चौथा है भाग्य बताने वाला डीमन, पाँचवा है जल्लाद डीमन, छठा है मांस ईटर डीमन और सातवां है सोल ईटर डीमन और आठवां है ब्लड ईटर डीमन और नौवां जो आता है वह है हार्ट ईटर डीमन, जो कि सबसे कमज़ोर है इन 9 डीमनों में से। फिर राइटर के द्वारा बताया जाता है कि इन 9 ग्रेट डीमनों में से जो सबसे कमज़ोर है, ये तो हार्ट ईटर डीमन है, लेकिन फिर भी वह 9 ग्रेट डीमनों में से गिना जाता है, तो उसे कम आँकने की कोशिश कोई नहीं कर सकता है। हालाँकि इस समय इस छठे दर्जे के स्टूडेंट्स जो हैं, वह इस में गए हुए हैं उससे मुकाबला करने के लिए, जिसने अपने हेवन गेट को भी ओपन कर रखा है और इन्हें तेंगलू कल्टीवेटर्स कहा जा सकता है, जो कि वाक़ई ही पावरफुल होते हैं। लेकिन यह एकेडमी के साधारण से स्टूडेंट हैं, यह इतने भी पावरफुल नहीं है, फिर भी उसका पीछा करने के लिए गए हुए हैं। उसके बाद फिर हमारा सीन सीधे डीन पर आ जाता है, जहाँ डीन कह रहा होता है कि इस बार जो हमारे दाव एकेडमी से जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होने वाला है, जिसके लिए मैं एक सीट को बुक कर देता हूँ कि वह बंदा तो भाग लेगा ही लेगा। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से हमेशा टैलेंटेड बंदे ही उभर कर निकलते हैं। तो हम देखते हैं इन बातों को सुनकर फैन खुश होते हुए कह रहा होता है, लगता है डीन को पता चल चुका है कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। वह निश्चित तौर पर मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट के लिए बुलाएंगे और मेरी फैमिली की रोटेशन पावर जो है वह भी बढ़ती जा रही है। इसके खबरों को सुनकर वह निश्चित तौर पर मेरा नाम लेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बंदे भी चेयर कर रहे होते हैं। हाँ, आखिरकार सीनियर ब्रदर फेंग जो हैं वह भीड़ में सबसे ज़्यादा अलग दिखाई देते हैं। उनके अलावा आखिरकार कौन ही है जो इस स्थान का हकदार है? तो हम देखते हैं यहाँ पर डीन जो है गोली कर रहे होते हैं फेंग की तरफ, लेकिन वो उसे आगे भी इशारा करते हुए कहते हैं, ये आप ही है, ये आप चुने जा चुके हैं जियांग वांग। और वह फेंग के पीछे खड़ा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर फेंग के तो सपने टूट चुके होते हैं, मानो जैसे इस पर बिजली गिर चुकी हो, और वह चिल्लाते हुए कहता है, वेट अ मिनट। तो हम देखते हैं वह चढ़ते हुए सीढ़ी पर खड़ा होता है कि डीन, मैं इस चीज़ से आपत्तिजनक करता हूँ, मतलब कि मुझे इसका विरोध करना है। तो हम देखते हैं डीन कहता है कि क्या तुम एकेडमी के निर्णय पर यहाँ पर अपने आप को आपत्तिजनक करने का साहस भी कर सकते हो, विरोध करने का हिम्मत भी तुम्हारे अंदर आ रहा है? हम देखते हैं सुनकर इसकी बॉडी कांपती है। तभी हम देखते हैं सिटी लोड जो होता है वो कहता है, अरे यार रुक जाओ डीन, आखिरकार तुम इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें यहाँ पर खुलेआम इस तरीके से स्टूडेंट्सों के विरोध को नहीं रोकना चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इस तरीके से खुलेआम तुम्हारा विरोध करेंगे। तो फिर क्यों ना यहाँ पर जो भी विरोध कर रहा है वह इस अखाड़े में आ जाए, मंच पे आ जाए और लड़े। उसी से पता चलेगा कि विजेता कौन है और किसे यहाँ पर भाग लेना चाहिए। उसके बाद हम डीन को देखते हैं जो भी सीधे कहता है कि जियांग वांग ऊपर स्टेज में आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर स्टेज पर एक तरफ फेंग और एक तरफ वांग खड़ा होता है, और वांग यहाँ पर ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं अपने मास्टर के आदेशों का पालन करता हूँ, क्या मैं उन्हें हानि पहुँचा सकता हूँ? मतलब कि इसे मतलब कि थोड़ा-सा तोड़-फोड़ सकता हूँ ना? हम देखते हैं इसकी ऐसी बातों को सुनकर जो फेंग होता है हँसते हुए कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो? एक स्थिति यहाँ पर जो है तुम उसे सोच भी और समझ भी नहीं सकते हो? तुम मुझे नुकसान पहुँचाने की बात कर रहे हो? तो हम देखते हैं डीन कह रहा होता है, ना तुम्हें अपंग बनाना है और ना ही तुम्हें उसे मारना है, बस उसे रोकना है तुम्हें। तो हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो फेंग होता है वह तो सीधे अपने टेक्निक फायर पे टेक्निक को एक्टिवेट करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम अपने साथियों को यहाँ पर गंभीर तौर पर चोट नहीं पहुँचाते हैं। और वो अपने ट्विन फायर ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। बट वह जितनी तेज़ी के साथ और जितनी एटीट्यूड के साथ आ रहा होता है, उसे यहाँ पर वांग ने केवल एक ही अटैक के साथ ढेर कर दिया होता है। और उसे एक अटैक में ढेर होते हुए देख बिग ब्रदर तो हैरान हो चुका होता है और कहता है कि थर्ड ब्रदर का जो मार्शल आर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ ब्रदर होता है वो भी कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है उसने अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी जान झोंका है। और फेंग तो यहाँ पर ढेर हो चुका होता है और उसे इस तरीके से यहाँ पर बेहोशी की हालत में देखकर जो जनता होती है वो कहने लगती है, बहुत बढ़िया जियांग वांग, क्या मस्त अटैक था। और हम देखते हैं यहाँ पर वह बस बंदा वाट कर रहा होता है, तो खांस रहा होता है खून की उल्टी, और फिर भी वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है जियांग वांग, वापस से आओ। हम देखते हैं यहाँ पर उसे खड़ा होते हुए देख बिग ब्रदर कहता है कि बेशरम तुम पहले ही बेहोश हो गए थे, यहाँ पर थर्ड ब्रदर से लड़ाई करना बंद करो। और हम देखते हैं सिंगल बंदा भी कह रहा था, हाँ ये आदमी तो धोखेबाज है। तो यहाँ पर रुचिंग भी कहता है, ठीक है थर्ड ब्रदर, उसे एक बार और खत्म करो। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जनता होती है उछल उछल कर चिल्ला रही होती है कि उसको बहुत ही ज्यादा कूट दो। और यहाँ पर जो फेंग होता है वह इन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर कह रहा होता है, नहीं रुको मेरी बात तो सुनो। और वहाँ पर ऑडियंस की आवाजें आती जा रही होती है कि जाओ जाकर इलाज करो और उसे स्टेज से नीचे उतरो। और यहाँ पर
राइटर भी कह रहा होता है कि जो यहाँ पर जियांग वांग ने अपनी तलवारबाजी की टेक्निक दिखाई वह बहुत ही अलग थी और जिसे अभी तक किसी ने भी नहीं देखा होता है, जिसकी वजह से यहाँ डीन को भी डाउट होता है। और डीन यहाँ पर फिर सबसे पहले फैंग से कहता है कि यहाँ से तुम दफा हो जाओ शर्मनाक बेवकूफ़। और हम देखते हैं यहाँ पर फैंग नीचे उतरते हुए कह रहा होता है कि बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा एक दिन वांग। और तुमने यहाँ पर सफलतापूर्वक अपनी नींव को भी नहीं रखा है और इसके बावजूद भी तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, या कैसे पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डीन को मिस मियाओ के द्वारा लगाए हुए वांग पर उस फ्लावर को नोटिस हो जाता है, तो उसके कमर पर कुछ पाम एनर्जी के साथ कुछ चीज़ों को करता है। और ये हमें दिखाया जा रहा था, ये अलग से रूम में आ चुके होते हैं जहाँ डीन इससे बातें करने के लिए आया हुआ होता है। और डीन कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या बकवास चल रहा है, तुम्हारा जो जो बेस है वह अभी तक भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है, आखिरकार ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर यह सुनकर वांग कहता है कि लगता है डीन को इन चीज़ों के बारे में पता चल गया कि मैं अलग टेक्निक सीख रहा हूँ। फिर यहाँ पर डीन कहता है कि इस दुनिया में जो गुई युआन फॉर्मेशन है वह नींव रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन माउंटेन टेक्निक है, आखिरकार तुम उसका उपयोग ना कर कर क्यों किसी और टेक्निक को सीख रहे हो। आखिरकार तुम उसे सीख रहे होते तो तुमने अभी तक अपने न्यू को, अपने बेस को और भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कर लिया होता। यह सुनकर वांग कहता है कि डीन इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। तो डीन यहाँ पर कह रहा होता है कि अपनी प्रतिभा के साथ जो तुम टैलेंट को रखते हो उसके साथ तुम काफ़ी आगे निकल सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ पर अपने कुछ अजीब से टेक्निक को सीख कर उसे कुचल दिया है। अभी तक तुम 8वें रैंक तक के कल्टीवेटर बन चुके हुए होते। फिर डीन उसे यहाँ पर बुलाता है सामने की ओर और अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए कह रहा होता है, अब बहुत समय हो गया, अब समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। और वह उसकी ओर एक पेंडेंट देते हुए कहता है कि इस जेड पेंडेंट को ले लो और इसके अंदर एक गुप्त हिडन टेक्निक है जो कि अपने बेस को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। यह मेरे फ्रेंड के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेजर है। तो यह सुनकर हम देखते हैं वांग उसे मना करने लगता है, कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इतना कीमती जेट आखिरकार मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मुझे इस तरीके के खजाने को ना सौंपे। तो हम देखते हैं यहाँ पर डीन उसी ओर करते हुए सोचते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब यह मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ यह अब तुम्हारे काम आए। और हम देखते हुए उसके हाथों में थमा देता है और डीन कहता है इसे ले लो और अपने इस साम्राज्य के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और हम देखते हैं उस पेंडेंट को अपने हाथों में लेने के साथ साथ वांग को कुछ एनर्जी फील होता है और वह कहता है कि यह जो पेंडेंट है वह है कंट्रोल यून बैनर, मतलब कि इसके अंदर जो टेक्निक है। और उसे उसके एनर्जी को फील करने के साथ ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, इसलिए वह डीन के सामने घुटनों के बल आते हुए कहता है यह स्टूडेंट आपके लिए सदा धन्यवाद रहेगा और आपका आदर करेगा। और हम देखते हैं डीन यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है चलो, हम यहाँ से तुम जा सकते हो। उसके बाद हमारा सीन किसी और एरिया पर जाता है जहाँ पर हम बिग ब्रदर के साथ ऐना को देखते हैं और बिग ब्रदर आकर कह रहा होता है कि थर्ड ब्रदर तुम्हारे लिए एक भोज का आमंत्रण है, मतलब कि पार्टी का, और वो भी फैंग फैमिली से। तो यह सुनकर वांग कहता है क्या फैंग फैमिली के द्वारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है खाने पर। तो यहाँ पर कह रहा होता है कि वाह, कि क्या ऐना तुम यहाँ पर मेरे साथ चलना चाहोगी दावत पर। यह सुनकर ऐना खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। बिग ब्रदर कहता है कि थर्ड ब्रदर क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, कोई दिक्कत हो तो। हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर जो वांग होता है वह ऐनक को अपने कंधे पर बैठाते हुए कह रहा होता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। फैंग फैमिली इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वह दाव एकेडमी के एक स्टूडेंट पर हमला करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पर पार्टी के लिए बुलाया गया होता है। तो जैसे अंदर आ रहा होता है, एक बंदा कह रहा होता है आइए अतिथि, आखिरकार हमारे जो मास्टर है वह अंदर में है अपने पर्सनल रूम पर। तो वह फिर यहाँ पर वांग अपने मन में कहता है यह व्यक्ति आखिरकार यहाँ पर क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 2 व्यक्ति एक साथ बैठे हुए होते हैं और इस गोल्डन बाल वाले बंदे के बारे में बताया जाता है जो रिच लग रहा है, वह यहाँ पर फेंग फैमिली का मुखिया है और यह फेंग जेहोऊ है। और यह जिसका जो कि फेंग लिंग है उसका बाप भी है जिसे वांग ने हराया मैच में। और वह कह रहा होता है कि मेरे सम्मानित भतीजे जरा आओ, मतलब कि वो उसे बुला रहा होता है और वह ऐना की ओर भी हाथ बढ़ाते हुए कहता है यह जरूर तुम्हारी बहन होगी ना, कितनी प्यारी भतीजी है, आओ मेरे पास तो आओ। बट ऐना उसके पास नहीं जाती है। फिर हम देखते हैं कि टेबल में एक लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके होते हैं और वांग कह रहा होता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो बिजनेस मास्टर फेंग है उसने मुझे यहाँ पर क्यों आमंत्रित किया है। यह सुनकर वह कहता है जल्दबाजी किस चीज़ की है, आप लोगों को भूख लगा होगा, सबसे पहले खाना शुरू करते हैं। यह सुनने की देरी थी कि हम देखते हैं ऐना को जो कि खाने पर टूट चुकी होती है और बाउल से खाना ले लेकर करके खा रही होती है और वह सामने देखते हुए कर रही होती है यह बड़ा दाढ़ी वाला चच्चा आखिरकार इतना ज़्यादा भयंकर क्यों दिखता है, किसी टाइगर की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है खाना हो चुका होता है, तो उसके बाद जो यहाँ पर वह फेंग का बाप होता है वह एक यहाँ पर अबगस को बुला रहा होता है, मतलब कि एक गिनती गिनने वाले टेबल को जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और उसे दिखाते हुए कह रहा होता है कि यह एक गोल्डन बेकस है जिसका आपके सिस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उस जैसी चतुर बच्ची को ऐसे ही चीज़ों से साथ पढ़ाई करनी चाहिए, यह मेरी ओर से एक तोहफा है। और वह सामने की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि माननीय भतीजे, क्या तुम यहाँ पर पेंजू के साथ जो हुई घटना था उसके लिए हमें माफ़ कर देना। पेंजू वही इसका फोर्थ ब्रदर। तो हम देखते हैं सुनकर वांग कहता है कि ये अतीत की बातें हैं, वह मारा जा चुका है तो उसकी बातों को यहाँ पर दोबारा उकेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन बातों को वापस लाना ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इन तोहफ़ों की बात रही तो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया यही बहुत था, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर यह चाय पीते हुए कह रहा होता है कि
तो चलो तुम सीधी बातें कर रहे हो तो मैं भी सीधे बात पर आता हूँ मुद्दे की, कि मुझे यहाँ पर जो पेंगुइन की मृत्यु है उसके बाद से जो हमारी फैमिली है ना, उसमें हमारा फेंग लिंग ही एक लौता वारिस बचा है जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन फिर भी वह यहाँ पर तुम्हारी लड़ाई के साथ जो हार हुई और जो अपमान सहा उसने, उसके बाद से वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अपने आत्मविश्वास को खोकर बस शराब में डूबा हुआ है। तो यह सुनकर वांग कहता है कि ओह! तो इसीलिए तुमने बुलाया है। और हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर शराब भरते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मास्टर फेंग को यहाँ पर उम्मीद है कि आप मेरे माननीय भतीजे यहाँ पर फेंगलिंग की मदद करेंगे और उससे माफ़ी मांगकर उसके आत्मविश्वास को वापस लाने में मदद करेंगे ताकि वो अपने कल्टीवेशन के पाथ को आगे बढ़ा सके अच्छे तरीके से। ये सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर वांग अपने चॉपस्टिक को नीचे रख देता है और यहाँ पर कहता है कि चाहे यह सच हो या झूठ, क्या आप मुझसे मेरी आत्मरात्मक विश्वास को यहाँ पर खोने के लिए कह रहे हैं? तो मतलब कि मैंने जो सम्मान तरीके से जीता है, इसके बावजूद भी आप मुझे उससे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं? तो ये सुनकर हम देखते हैं वो अपने सामने से एक और तोहफ़ा निकालते हुए कहता है, कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं, मैं बस थोड़ा-सा सिर झुकाने को कह रहा हूँ, ताकि आप इस कीमती चीज़ को प्राप्त कर सकें और मेरे बेटे की मदद कर सकें। तो हम देखते हैं सुनकर और ये देखकर वांग कहता है, ये तो दाओ युआन स्टोन है। और हम देखते हैं वो बताता है कि हाँ, आप इसकी कीमत तो पहचानते ही होंगे। दाओ युआन स्टोन बहुत ही महँगे होते हैं और ऐसे 100 पड़े हुए हैं जो कि आपके लिए है। अगर आप इन 100 को ओपन कर लेते हैं, इन्हें सौंख लेते हैं, तो आपका जो न्यू है, जो बेस है, वह तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वांग को देखते हैं जो उस डब्बे को बंद कर कर उसकी ओर धकेलते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं मेरा सर झुकाना यह व्यर्थ है। तो यहाँ पर उस ओर से आवाज़ आती है, "हे मास्टर फेंग को तुम जानते हो ना? आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए।" तो हम देखते हैं कि उससे फिर कहता है, "लेकिन मैं फेंग हे लिंग के योग्य नहीं हूँ कि मैं उससे जाकर माफ़ी माँगूँ, इसलिए इन चीज़ों को करना बंद करो।" तो हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठते हुए ऐना को लेकर जाते हुए कह रहा होता है कि ऐना आप खाना बंद करो, चलो घर चलो। ऐना कह रही थी 1 मिनट मेरा कबाब। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह जो फेंग फैमिली का हेड है वह अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा था डार्क, मतलब कि उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर भी वह कंट्रोल करके कह रहा होता है कि जियांग वांग, तुम्हें यह ज़रूर समझना चाहिए कि यहाँ पर स्थिति क्या है। पैसा ही सब कुछ होता है। अगर तुम यहाँ पर सोचते हो कि फेंग फैमिली सिर्फ़ यहाँ पर पैसों से ही डील करती है तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ये सुनकर यहाँ पर वांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो पा रही है कि तुम इस तरीके से बोल रहे हो? क्या तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की पावर एक दाव एकेडमी के इनर स्टूडेंट के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तो यह सुनकर वह हँसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम यहाँ पर दाव एकेडमी के इनर स्टूडेंट हो तो तुम्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है? उसका रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है? और उस बड़े बंदे को दिखाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे बगल में कौन बैठा है? यह फेंग फैमिली का एक व्यक्ति है, मेरा चचेरा भाई है और यह फेंग जेयोंग है जो कि सिटी लॉर्ड के वर्तमान कमांडर हैं। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह कितने पावरफुल है और इनका ओहदा क्या है। इसके बाद तुम्हें लगता है कि यह अगर कुछ एक्ट करे तो तुम्हारा यहाँ पर कोई चारा भी है बचने का? हम देखते हैं उस ओर देखते हुए यहाँ पर मन में कहता है कि सिटी लॉर्ड के इस कमांडर का जो ओहदा है सचमुच में काफ़ी ऊपर है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यह किसी भी तरीके से फेंग फैमिली से जुड़ा हुआ है और उनका रिश्तेदार निकलेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो वह बंदा होता है वह गुस्से में टेबल पर अपने आप पंच को मारता है और कहता है कि बकवास। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐना का जो कबाब होता है उछल चुका होता है, कह रहे थे मेरा चिकन लेग। और हम देखते हैं वह बंदा गुस्से में कह रहा होता है कि सेमलेस, आखिरकार तुम कितना बेशर्म हो सकते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर वह हंस रहा होता है बंदा, लेकिन तभी ये जो बड़ा बंदा होता है वह अपने भाई की तरफ ही घूर कर देखते हुए कहता है, तुम कितने कायर हो फेंग जो हो, मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। तो ये सुनकर वो कहता है व्हाट, तुम क्या कह रहे हो? तो वह बंदा कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर, तुमने कहा था कि फेंग फैमिली की जो विरासत है वह खतरे में है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया था। लेकिन तुम यहाँ पर किस तरीके के हैसियत वाले कामों को कर रहे हो? सिर्फ़ तुम यहाँ पर एक नौजवान को दबाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा नाम ज़रूर ही फेंग फैमिली से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं एक छोटा-सा ब्रांच का ही मतलब मेंबर हूँ। और जहाँ तक बात रही, मैं एक कल्टीवेटर भी हूँ। मैंने यह जो पोज़ीशन प्राप्त की है अपनी कड़ी कल्टीवेशन और मेहनत से, और अब मेरा जो नाम है वह फेंग नहीं है बल्कि बिग बियर्ड फेंग है, और यह नाम मुझे सिटी लॉर्ड ने दिया है। मेरे खून के रिश्ते हालाँकि जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले इस सिटी के काम का व्यक्ति हूँ, ना कि यहाँ के लोगों को परेशान करने का। मैं यहाँ पर अब तो मुझे सिर्फ़ उसी दिन परेशान करना जब यहाँ कब्र पर झाड़ू लगाने जाना हो, मतलब कि कब्र पर मिलने के वाले दिन, और इसके अलावा नहीं। और फिर वह यहाँ पर जीने आते हुए कह रहा होता है, जहाँ तक तुम्हारी बात है छोटी बच्ची। और हम देखते हैं यहाँ पर जिया काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, कहती ब्रदर। और हम देखते हैं उसके सामने जाकर अपने गाल पर उँगली करते हुए कह रहा था, उल्ली लिल्ली लिल्ली, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऐना कर रही होती है कि बिग ब्रदर मुझे बता लो, बचा लो। या सामने से और भी ज़्यादा भयंकर दिखता है। और हम देखते हैं ऐसा सुनकर वह बंदा तो बिल्कुल खामोश हो जाता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या? मेरी शक्ल ही ऐसी है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट।